इक्विटी मार्केट में अच्छी तेजी बनी हुई है और जिन इन्वेस्टर्स ने पहले से इन्वेस्ट किया है उन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर अर्न किया होगा, लेकिन एक जोरदार तेजी के बाद एक गिरावट की संभावना भी रहती है और ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पोर्टफोलियो को किस तरह से रीबैलेंस किया जाए और यदि नई शुरुआत की जा रही है तो किस तरह के फंड से शुरुआत करनी चाहिए। तो क्योंकि आप मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों के जवाब आपको देता रहूं ताकि जो सवाल आपने पूछे उनका आंसर आपको मिले और उन सवालों के जरिए बाकी व्यूअर्स को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है संतोष पांडे ने। तो पांडे जी, आपने बताया है कि आप 10 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपकी जो सैलरी है पर मंथ वो है 70,000 रुपीज़ और आप ये भी जानना चाहते हैं कि 10 लाख लमसम के साथ साथ आप यदि SIP करना चाहें इक्विटी फंड्स में तो आपको कहाँ करनी चाहिए। संतोष जी, इम्पॉर्टेंट ये है पहले जानना कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इक्विटी फंड्स में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कि जो निवेश की अवधि है वो कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। तो ऐसे में पहले SIP की बात कर लेते हैं। यदि आप SIP करना चाह रहे हैं तो इस वक्त पर मैं कहूँगा कि आप लार्ज कैप फंड में और लार्ज एंड मिड कैप फंड में SIP कीजिए। इस वक्त स्मॉल कैप फंड को आप कंसिडर ना करें। हालांकि मिड कैप में भी हम देखेंगे तो वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, पर फिर भी आप लार्ज एंड मिड कैप फंड से शुरुआत कर सकते हैं। लार्ज कैप में आप इंडेक्स फंड को कंसिडर कीजिए और ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड कंसिडर किया जा सकता है। उसके साथ साथ एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, अगेन मैं आपको मिड कैप नहीं कह रहा हूँ, एक प्योर मिड कैप फंड, आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं और लार्ज एंड मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को कंसिडर कीजिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 फंड्स में आप SIP कीजिए, लेकिन आने वाले समय में जब थोड़ी सी वैल्यूएशन ठीक हो जाएंगी मार्केट की तब उस वक्त आप स्मॉल कैप और मिड कैप को भी ऐड कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं चलिए एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्या होता है कि जब आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्कीम कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि अगर इक्विटी फंड है तो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो शेयर मार्केट में होगा। तो जिन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा वो शेयर्स अभी एक्सपेंसिव हो गए। एक्सपेंसिव का मतलब क्या है कि शेयर जिस प्राइस पर मिल रहा है वो महंगा हो चुका है। यानी कि अगर कोई शेयर 500 रुपये का है या 100 रुपये का है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अधिक से अधिक लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ गया है। तो इसको हम कहते हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई हैं और इसे हम प्राइस टू बुक या प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो इस वक्त पर 1 रुपये की अर्निंग के लिए कुछ शेयर में आप देखेंगे कि 100 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, मतलब शेयर की 1 रुपये के सामने 100 रुपये का उसका PE है, प्राइस अर्निंग रेशियो है। तो ऐसे में अगर करेक्शन होता है, मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात को समझते हुए, क्योंकि लार्ज कैप की वैल्यूएशंस अभी भी अच्छी हैं, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए और स्मॉल कैप मिड कैप में कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप सारा पैसा निकाल लें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है, लेकिन आप अगर नई शुरुआत कर रहे हैं तो फिर इस वक्त लार्ज कैप और थोड़े से बैलेंस एडवांटेज फंड से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और या फिर जैसे मैंने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड यहाँ पर आपको सजेस्ट किया है, उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और जब वैल्यूएशन ठीक हो जाएंगी, मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, तब आप मिड कैप और स्मॉल कैप में शुरुआत कर सकते हैं। बात करते हैं लमसम की। जो 10 लाख की आप बात कर रहे हैं, उस 10 लाख के लिए मैं कहूँगा कि इस वक्त आपको बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की कैटेगरी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही
जो लार्ज कैप में मैंने इंडेक्स फंड बताए हैं उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का होना चाहिए और एक ही दिन पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें, उसे आप स्टैगर्ड मैनर में करें। तो आप एसटीपी का सहारा ले सकते हैं या अपने हिसाब से आप टुकड़ों में इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको मैं 2-3 फंड्स बता देता हूं। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड, मेरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड्स आप कंसीडर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है फेलिक्स डिसूजा ने। और फेलिक्स आपने बताया कि आप हैं 56 ईयर्स ओल्ड एंड आप एनआरआई हैं और 50 लाख रुपीज़ आपके एफडी में हैं, 2 लाख रुपीज़ एनपीएस में, 8 लाख एनएससी में हैं। एनएससी में आपने कैसे इन्वेस्ट कर लिया? क्योंकि एनआरआईज़ के लिए एनएससी में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है, साथ ही पीपीएफ में भी 3 लाख हैं। तो हो सकता है कि आप अभी एनआरआई बने होंगे और पहले का ये इन्वेस्टमेंट होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ। और म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका टारगेट है 5 साल में 1 करोड़। तो अब यह है कि ऑलरेडी 50 लाख तो आपके पास में एफडी में है, आपके पास में एनपीएस में भी पैसा है, आपके पास एनएससी में भी पैसा है, पीपीएफ में है। तो वैसे तो आप 1 करोड़ रुपया जुटा सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अलग से आपको 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है म्यूचुअल फंड के जरिए, तो आपको करीब, तो ऐसा कर सकते हैं कि 30 लाख रुपीज़ आप लमसम में अभी इन्वेस्ट कर लीजिए और साथ में आप 60,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी कर सकते हैं। इस तरह से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर क्योंकि एफडी में काफ़ी पैसा है, आप एफडी से ज़्यादा पैसा भी मूव कर सकते हैं, तो आपको एफडी के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिल सके इस उम्मीद में। तो इस वक्त पर यदि आपने एफडी से पैसा मूव करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में या अलग से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी राय ये होगी कि आप कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं। निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के लिए आप आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड चुन सकते हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको मैं 2 फंड्स पर अपनी राय दूंगा। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा फंड होगा मेरे एसेट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। और अब लेते अगला सवाल जो पूछा है गोविंद संथालिया ने। गोविंद जी, आपने बताया कि आपको 1,20,000 रुपीज़ पर एनम एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलता है और आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, और आप किन स्कीम में करें ये जानना चाहते हैं। गोविंद जी, इस वक्त पर मैं कहूँगा कि आप कुछ फंड्स आपको बता रहा हूँ वहाँ पर कीजिए। तो एक तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही एक लार्ज कैप फंड, और लार्ज कैप फंड में आप आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को चुन सकते हैं। एक फ्लेक्सी कैप फंड आप शामिल कर सकते हैं और वो स्कीम होगी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। साथ ही एक बैलेंस एडवांटेज फंड भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और इसके लिए मैं कहूँगा कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए सही रहेगा। तो 10,000 रुपीज़ के लिए मैंने 4 स्कीम बताई हैं, और ये स्कीम जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़े से आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप और लार्ज कैप बायस्ड हैं, तो ये फंड्स सही रहेंगे। बाद में 1 साल 2 साल के बाद में हम फिर सोच सकते हैं कि किस तरह के फंड्स में आपको जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त पर मार्केट की जो तेज़ी हमने देखी है और उसको देखते हुए इस तरह के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में सही रहेंगे। लेकिन आपकी जो निवेश की अवधि है वो कम से कम 5 साल की होनी चाहिए, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये स्कीम सुटेबल नहीं रहेंगी। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है महेंद्रा पांडे ने। महेंद्र जी, आपने बताया कि आप 17,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है उसमें 5,000 रुपीज़ की एसआईपी करते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 4,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 3,000 और आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड में 1,000। और 15 साल में आपको चाहिए 1 करोड़। और आपने कहा है कि आपने 4 बार मेरे पास मैसेज भेजा है और मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ।
और जबकि आप मुझे 2 साल से सुन रहे हैं, तो पांडे जी सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पता नहीं कैसे पीछे रह जाते हैं। वैसे मैं तो कोशिश करता हूं और मैंने अपनी टीम को बोला हुआ है कि जो क्वेश्चन पहले आया है उसको पहले लेना, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन नहीं होता है तो दोबारा पोस्ट करते रहिए, तो बिल्कुल वो क्वेश्चन सामने आ जाएगा। तो आज खैर आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया है। मैं एक बात कहूँगा कि यदि आप ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं तो ठीक है, आपने यहाँ पर प्रॉफिट भी अर्न किया होगा, लेकिन यदि आपने अभी भी शुरुआत की है तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की पोर्टफोलियो है। उसकी वजह यह है कि दो तो आपके पास स्मॉल कैप फंड हैं और वहाँ पर मतलब 8,000 रुपये आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। 17,000 में से आपके 8,000 जा रहे हैं स्मॉल कैप में, जबकि स्मॉल कैप की वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं और अब यहाँ पर इन्वेस्ट करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि जब एक बड़ी तेज़ी आती है तो उसके बाद मार्केट करेक्ट भी होते हैं और करेक्शन होगा तो यहाँ पर थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो यदि पहले से आप इन्वेस्ट कर रहे थे और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बना लिया है, तब तो लॉस प्रॉफिट में से होगा, लेकिन शुरुआत अभी अभी की है तो हो सकता है कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर भी गिरावट हो सकती है, वहाँ से भी थोड़ी सा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में पहली बात तो यह है कि जैसे PSU फंड, वो आपके पास थीमेटिक फंड है, स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया हुआ है, फिर आपके पास में टेक्नोलॉजी फंड है, फंड्स अच्छे हैं बट आपका जो एलोकेशन है वो थोड़ा सा मतलब काफ़ी अग्रेसिव है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो को बैलेंस कीजिए। स्मॉल कैप में आप SBI स्मॉल कैप फंड में अपनी SIP बंद कर दीजिए, एक ही स्मॉल कैप रहेगा तो काफ़ी है, और उसके बजाय आप लार्ज कैप फंड को ऐड करें। PSU फंड इस वक्त सही है और टेक्नोलॉजी फंड भी सही है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि कब यहाँ से एग्जिट करना है, उस पर आप ध्यान दीजिए। फिलहाल के लिए आप रख सकते हैं स्मॉल कैप में एक फंड में SIP बंद कीजिए, उसकी जगह लार्ज कैप को ऐड कीजिए और लार्ज कैप में आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जो कि एक पैसिव फंड है, इस वक्त पर मैं आपको निफ्टी 50 पैसिव फंड लेने की सलाह दे रहा हूँ और उसके लिए मैंने आपको निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड बताया है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में फ़र्क ये है, स्टॉक सेम है अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर कुछ स्टॉक्स का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 12-13% भी हो सकता है और कुछ का बहुत कम है। और जब हम जाते हैं इक्वल वेट इंडेक्स फंड में तो इसके अंदर सभी स्टॉक्स का वेट ऑलमोस्ट सेम है, 2 से 3% के बीच में। तो ऐसे में होता क्या है कि मान लीजिए कि एक स्टॉक में 10-12% का वेटेज है और उस स्टॉक में गिरावट आ जाती है या फिर वो स्टॉक नहीं चलता है तो नुकसान हो सकता है। बट इक्वल वेट इंडेक्स फंड में आपका जो रिस्क है वो सभी स्टॉक के बीच में बराबर बटा हुआ है। तो इसके लिए मेरी राय यह है कि आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को आप चुने अपने निवेश के लिए। और अब लेंगे आज का आखिरी सवाल जो पूछा है प्रद्युत दास ने, और आपने बताया है कि आपने 11,000 रुपये पर मंथ की SIP शुरू की है लास्ट मंथ से, और फंड से आपके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, और आप जानना चाहते हैं कि 10 साल के नज़रिए से पोर्टफोलियो कैसा है। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो सही नहीं है। आपने सिर्फ स्मॉल कैप की तेज़ी देखकर कि लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है तो आपने सारे स्मॉल कैप फंड चुन लिए हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप 2023 के शुरुआत में जाते हैं तो उस वक्त स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, और क्योंकि उस वक्त वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी थी तो हमने देखा कि एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले स्मॉल कैप में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सिर्फ स्मॉल कैप ही आगे चलेंगे। जब हमने एक अच्छी तेज़ी देख ली है तो यहाँ पर करेक्शन की उम्मीद ज़्यादा है। इस वक्त लार्ज कैप के वैल्यूएशंस बेहतर हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले, तो आप हो सके तो स्मॉल कैप में आप बिल्कुल SIP बंद कर देंगे, क्योंकि आपने अभी भी शुरुआत की है तो अच्छा रहेगा। इस वक्त पर आप लार्ज कैप फंड में और बैलेंस एडवांटेज फंड में SIP करें, बाद में जब वैल्यूएशन थोड़ी ठीक हो जाए तब आप स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, या फिर स्मॉल कैप रखना भी है आपको तो 4 में से एक फंड रख लीजिए, बाकी का जो निवेश है वो लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में और बैलेंस एडवांटेज फंड में आप शामिल कर सकते हैं। लार्ज कैप में आज मैंने सभी सवालों के उत्तर में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड की बात की है, तो आपके लिए भी कहूँगा कि आप ICICI प्रूडेंशियल
निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं। साथ में आप एक मिड कैप फंड भी शामिल कर सकते हैं। हालांकि मिड कैप की भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, पर क्योंकि आप लंबे समय की बात कर रहे हैं तो आप एक मिड कैप फंड को शामिल कर लीजिए, या फिर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड के जरिए आप मिड कैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लार्ज एंड मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा फंड है, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड भी एक अच्छा फंड है। आप इन फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड भी एक कंसिडर किया जा सकता है। और बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में, यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ये कैटेगरी है, इसमें आप क्वांट बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसिडर कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो इस तरह से आप थोड़े बदलाव कीजिए पोर्टफोलियो में, अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो बहुत रिस्की हो जाएगा और मार्केट की गिरावट में आपको नुकसान यहां पर हो सकता है। तो हमें समय समय पर देखना होता है कि किस वक्त पर किस तरह के फंड्स अच्छे रहेंगे, कब एंट्री करनी चाहिए। हालांकि डाइवर्सिफाइड फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, पर जब पहले पता है कि मार्केट की वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है तो ऐसे में आपको स्मॉल कैप या मिड कैप से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उसके बजाय यदि लार्ज कैप और आपके लार्ज कैप में आपका एलोकेशन ज़्यादा होगा और कुछ बैलेंस स्ट्रेटेजी यानी कि इक्विटी और डेट में एलोकेशन होगा, एक साथ हाइब्रिड फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे, तो इससे आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगी। इसके लिए मैंने इस तरह के फंड्स आपको सजेस्ट किए हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और कुछ जानकारी आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल और सुझाव हों आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के उत्तर के साथ में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।